नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हज के बारे में। हज यात्रा को 2021 में सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने सभी विदेशी नागरिकों के लिए कैंसिल कर दिया है। केवल जो सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं वो लोग हज पर जा सकते हैं और उसमें भी कई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनकी चर्चा इस लेक्चर में करेंगे। लेकिन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना कि हज होता क्या है, और दूसरा इंडिया में पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हज कमेटी में कौन अपॉइंट होता है और उन्हें अपॉइंट कौन करता है। तो हज कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हज सब्सिडी क्या होती थी भारत में, और ओवरऑल हज क्या है, इन्हीं सभी पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। कुछ ही दिन पहले भारत की हज कमेटी ने ये नोटिस जारी करके बताया कि भारत से जितने भी लोगों ने हज पर जाने के लिए एप्लीकेशन दी थी वो सारी एप्लीकेशंस कैंसिल कर दी गई हैं। और उसके पीछे रीजन क्या है कि सऊदी अरेबिया की सरकार ने, टू बी स्पेसिफिक मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने ये कहा है कि विदेशी नागरिक हज के लिए नहीं आ सकते 2021 में ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक, और जो लोग जा सकेंगे उनकी संख्या बहुत ही लिमिटेड है। और कौन जा सकेगा उसके बारे में मैं आपको आगे कुछ ही मिनट में बता। तो लगातार दूसरे साल सऊदी अरेबिया की सरकार ने हज पिलग्रिमेज को कैंसिल किया है और इस बार यह रूल बनाया गया है कि केवल सऊदी अरेबिया में रहने वाले लोग हज पर जा सकेंगे। 2020 में भी इसी प्रकार का रूल लाया गया था और केवल 10,000 लोगों ने हज की यात्रा को किया था। एवरेज हर साल 20 से 25 लाख लोग हज पर जाते हैं। 2019 के आंकड़े जो हैं उसमें 2.5 मिलियन के आसपास लोगों ने हज यात्रा को किया था। हज होता क्या है? ये एक एनुअल इस्लामिक पिलग्रिमेज है, यानी कि इस्लाम फॉलो करने वाले हर व्यक्ति को ये धार्मिक यात्रा जीवन में एक बार कम से कम करनी जरूरी है। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। इट हैज टू बी परफॉर्म बाय एडल्ट मुस्लिम, यानी कि वयस्क व्यक्ति जो फिजिकली और फाइनेंशियली अपने आप को हज पर ले जाने के काबिल हो। यानी अगर आप फिजिकली फिट हैं, आप जा सकते हैं चलकर, तो आप जा सकते हैं हज पर। फाइनेंशियली आप केपेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हज पर गए और पीछे आपके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है, उनके खाने पीने की दिक्कतें हो जाए, तो ये फाइनेंशियल स्थिति नहीं होनी चाहिए। बेसिकली ये रूल थोड़ा उस समय के हिसाब से बनाया गया है जब ट्रैवल करने में समय लगता था। जैसे जब हवाई जहाज नहीं थे तो भारत से मक्का या मदीना पहुंचने में बहुत टाइम लगता था, कई महीने लग जाते थे। तो ओवरऑल वो हज यात्रा करके आने में कई बार लोगों को 1 साल तक लग जाता था, और जहाजों से जाते थे तो भी कई महीने लग जाते थे। तो ये उस समय के अनुसार ये रूल बनाए गए हैं। तो अगर कोई फाइनेंशियली केपेबल है अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, तो ही हैज टू गो फॉर हज एटलीस्ट वंस इन लाइफ टाइम। तो जीवन में एक बार जाना होता है। हज के लिए जाना कहां पर होता है? तो जाना होता है मक्का और मदीना। ये 2 शहर हैं सऊदी अरेबिया में स्थित। ये दोनों इस्लाम में सबसे होलीएस्ट साइट्स हैं। और ये मक्का का एक एरियल फोटोग्राफ है जो आपको नजर आ रहा है। इसमें आपको जो ये ब्लैक कलर का बीच में एक चौकोर स्टोन बिल्डिंग नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड काबा। तो इस काबा के पास जाना होता है। यहाँ पर बहुत सारी रिचुअल्स होते हैं जिनको कंप्लीट करना होता है। और दोनों मक्का मदीना शहरों में और भी कई सारी साइट्स हैं जहां पर जाना होता है। कुल मिलाकर ये 8 से 10 दिन की पूरी कवायद होती है। 8 से 10 दिन का इसमें टाइम लगता है सभी जगहों पर जाना और जो सारे रिचुअल्स हैं उनको पूरा करने में। तो ये एक और फोटो है जो आप देख सकते हैं यहाँ काबा का। और 2020 में जब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हज यात्रा हुई थी उस समय का ये फोटोग्राफ है। तो 2021 में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति होने वाली है। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए काबा के आसपास लोग जाएंगे, उसके चारों तरफ घूमेंगे। तो हज पर जाना इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है। हज का लिटरल मीनिंग ये होता है टू अटेंड अ जर्नी, या फिर किसी यात्रा पर जाना। और ये यात्रा केवल फिजिकल नहीं है, केवल आउटवर्ड नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर इनवर्ड एक्ट ऑफ इंटेंशन भी है। यानी कि आपको अपने मन को भी पवित्र करके जाना होता है। ठीक है, हज पर जाने के बाद कई प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना होता है। तो आपको जीवन में थोड़ी सादगी रखनी होती है। इस तरह के कई सारे रूल्स होते हैं और वो अभी देखिए हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कुल मिलाकर आप बस ये समझ लीजिए कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटीज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धार्मिक यात्रा होती है ये इस्लाम में। हज कंडक्ट कब होती है? इस्लामिक कैलेंडर का जो आखिरी महीना होता है दू अल हिज्जा, इस महीने के 8 से 12 या 13 तारीख तक हज परफॉर्म करी जाती है। तो एवरेज 5 से 6 दिन की हज होती है। इसमें 5 to 6 डेज लग जाते हैं, कई बार ज्यादा टाइम लगता है तो 8 to 10 डेज भी लग सकते हैं, बट आइडियली इट इज फॉर 5 to 6 डेज। और ये महीना जो है दुअल हिज्जा, इसमें ही स्पेसिफिकली ये परफॉर्म होती है। वैसे लोग मक्का या मदीना साल में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जब आप इस टाइम पीरियड में जाएंगे देन इट इज कॉल्ड हज। अगर उसके अलावा किसी और समय पर जाते हैं तो फिर इसे कहा जाता है उमरा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है और इसीलिए वो जो मिनिस्ट्री है सऊदी अरेबिया की उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा। तो उमरा कब होगा? जब आप मक्का मदीना जा रहे हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम,
साल में किसी भी समय जा रहे हैं तब उम्रा कहलाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर समय में जाएंगे दुअल हिज्जा के महीने में 8 से 12 तारीख के बीच में, तब ये हज कहलाता है। सऊदी अरेबिया सरकार ने हज को मैनेज करने के लिए एक अलग मंत्रालय बना रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, और यही इस तरह के नोटिफिकेशंस जारी करते हैं या घोषणाएं करते हैं कि हर साल कितने लोग आ सकेंगे, कितनी इनकी कैपेसिटी है, और हर देश को एक कोटा दिया जाता है कि आपके देश से इस साल इतने नागरिक आ सकते हैं मैक्सिमम। फिर उस देश में जो भी हज को मैनेज करने वाली कमिटी या सरकार का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उतने लोगों को वहां पर भेजता है। क्योंकि देखो ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक चैलेंज है, क्योंकि 7-8 दिनों के अंदर इतने लोग आते हैं, यहां पर 20-25 लाख लोग आते हैं, तो उन्हें मैनेज करना इट्स अ बिग टास्क। तो इसीलिए हर देश को एक पर्टिकुलर कोटा दिया जाता है कि आपके देश से इतने लोग आ सकते हैं। तो आमतौर पर भारत में 50,000 से 1 लाख के आसपास का कोटा होता है, तो इतने लोग हर साल जा सकते हैं। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। लेकिन ये कोटा जब भारत को दिया जाता है तो उसके बाद भारत में कौन तय करेगा कि हज पर कौन लोग जाएंगे, कब जाएंगे? तो ये तय करने का काम हज कमेटी ऑफ इंडिया का है। हज कमेटी ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्वायत्त संस्थान है। और स्टैट्यूटरी का मतलब कि इसके लिए पार्लियामेंट में कानून पास किया गया था, हज कमेटी एक्ट 2002, और उसके बाद से ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन चुकी है। ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अधीन, और इसका मेन काम यही है कि हज पर जाने वाले जो भारतीय मुसलमान हैं उनके लिए लॉजिस्टिक्स को मैनेज किया जाए, फ्लाइट, स्टे एटसेट्रा, उसका प्रॉपर अरेंजमेंट, और कितने लोग किस तारीख को कब जाएंगे वो भी पूरा अरेंज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन सबको रवाना कर दिया जाए, वहां पे फिर लॉजिस्टिक्स मैनेज करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि हज कमेटी का हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है, याद रखना मुंबई में है, और इसका एक लिएजॉन ऑफिस है नई दिल्ली में, लेकिन जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। भारत सरकार हज कमेटी को हर साल एक फिक्स पैसा दिया करती थी अभी कुछ साल पहले तक, और ये पैसा क्यों दिया जाता था? टू मैनेज द लॉजिस्टिक्स। तो मेनली जो ये सब्सिडी सरकार देती थी, जो कई बार 700 करोड़, 600 करोड़, 500 करोड़ के आसपास ये अमाउंट होता था, ये पैसा मेनली जाता था सब्सिडाइज्ड फ्लाइट्स के लिए। तो जो मुंबई से मदीना या मक्का तक के लिए जो फ्लाइट्स जाती हैं, उन फ्लाइट्स का जो एयरफेयर है वो काफी महंगा होता है, और उसको सरकार सब्सिडाइज करती थी। तो जो यहां से जो यात्री हज पर जा रहे हैं उनको इतना ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ता था, तो वो एयरफेयर में मेनली सब्सिडी मिलती थी, और कुछ सुविधाएं वगैरह दी जाती हैं। जैसे मुंबई में एक हज हाउस होता है, लगभग सारे बड़े शहरों में हज हाउस होते हैं जहां पर यात्री ठहर सकते हैं, 1-2 दिन के लिए विश्राम कर सकते हैं जो दूसरे एरिया से आते हैं भारत के। तो इस प्रकार की सब फैसिलिटीज को मेंटेन करने के लिए हज कमेटी को एक सब्सिडी दी जाती थी। लेकिन कुछ साल पहले भारत सरकार ने यह सब्सिडी बंद कर दी, क्योंकि कई इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस भी इस सब्सिडी के खिलाफ थे। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि हज पर वही व्यक्ति जा सकता है जो फाइनेंशियली केपेबल हो। तो सरकार से ये जो सहायता प्राप्त होती थी, इसके खिलाफ थे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस, और वो कह रहे थे कि इसको आप फेज आउट कर दो। तो अब ये फेज आउट हो चुकी है। 2017 में आखिरी बार हज सब्सिडी दी गई थी भारत सरकार के द्वारा। 2018 से ये हज सब्सिडी बंद हो चुकी है। तो अब कोई सब्सिडी नहीं होती है, जो एयरफेयर है वो पूरा पे करना पड़ता है। तो ये बात याद रखिएगा कि 2018 से हज सब्सिडी बंद हो चुकी है। भारत का कोटा हज के लिए एवरेज 1 लाख के आसपास रहता है। 2016 में ये मैक्सिमम था 1,36,000, और उसके बाद मेनली 60,000 टू 1 लाख के बीच में ही रहता है। ठीक है। अब भारत की जो हज कमेटी है उसमें होते हैं 23 सदस्य, और ये 23 सदस्य या कमेटी मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस राज्य से कितने लोग हज पर जाएंगे। तो जैसे सऊदी अरेबिया की सरकार एक कोटा देती है देशों को, उसी प्रकार से भारत में हज कमेटी राज्यों को एक कोटा अलॉट करती है। और ये कोटा किस बेसिस पर होता है? अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम पॉपुलेशन डेंसिटी, जो 2011 के सेंसस डेटा पर आधारित होती है। अब हज कमेटी के 23 सदस्यों का ब्रेकडाउन कैसे होता है मैं आपको ये बताता हूं। तो 23 में से 3 सदस्य होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 2 आते हैं लोकसभा से, 1 आते हैं राज्यसभा से। तो लोकसभा के जो मेंबर्स होंगे उनको स्पीकर नॉमिनेट करेंगे, और राज्यसभा के मेंबर को चेयरमैन नॉमिनेट करेंगे, एंड दे हैव टू बी मुस्लिम। 9 सदस्य इलेक्टेड होते हैं। इनका चुनाव कौन करेगा? तो देखो 3 उन राज्यों से चुनकर आते हैं जहां से पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा हज यात्री गए हैं। अब अमूमन होता क्या है कि जो बड़े राज्य हैं मोस्टली उन्हीं का नंबर आता है यहाँ पर, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जो पॉपुलेशन वाइज वेस्ट बंगाल, बड़े बड़े राज्य हैं, इन्हीं में से मोस्टली ये नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ पर इन 9 में से 3 सदस्य तो इन राज्यों से आ गए, और फिर हज कमेटी ने पूरे देश को जोन्स में विभाजित किया हुआ है। तो 1 मेंबर हर जोन से आएगा। तो यहाँ पर 6 मेंबर तो आ गए जोन से, और 3 मेंबर आ गए उन राज्यों से जहां से पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा यात्री हज पर गए हैं। उसके बाद 4 ब्यूरोक्रेट्स को यहां पर भारत सरकार के द्वारा नामित किया जाता है, और ये सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, मिनिमम ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक एंड अबाव के। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के नीचे का कोई भी ऑफिसर यहां पर अपॉइंट नहीं होता। और जो ये 4 ऑफिसर्स हैं, मोस्टली आईएएस ऑफिसर्स ही होते हैं, या दूसरे सिविल सर्विसेज के भी हो सकते हैं, बट ज्यादातर आईएएस ही होते हैं। तो ये 4 होते हैं विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इन 4
मिनिस्ट्रीज से एक एक ऑफिसर को यहां पर नॉमिनेट किया जाता है, क्योंकि देखो काम ही इन्हीं का है, एक्सटर्नल अफेयर्स, होम, फाइनेंस और सिविल एविएशन, चारों का कोऑर्डिनेशन यहां पर चाहिए। तो इन मंत्रालयों से एक एक सीनियर ऑफिसर को हज कमेटी पर नॉमिनेट किया जाता है। उसके बाद 7 सदस्य सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो यहां पर अब मुस्लिम समाज में से भारत सरकार डायरेक्टली 7 लोगों को नॉमिनेट करती है, इलेक्शन नहीं होता है, नॉमिनेशन होता है। तो देखिए 2 सदस्य तो ऐसे होंगे जिनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, एजुकेशन, कल्चर और सोशल वर्क की अच्छी जानकारी हो, और इन 2 में से एक शिया मुस्लिम होना जरूरी है। 2 महिला सदस्य जिनमें से एक अगेन शिया मुस्लिम होना जरूरी है। उसके बाद 3 ऐसे सदस्य जिनको मुस्लिम धर्म शास्त्र के बारे में यानी थियोलॉजी के बारे में अच्छे से जानकारी हो, मुस्लिम लॉज के बारे में जानकारी हो, अगेन यहां पर भी एक शिया मुस्लिम होना जरूरी है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि टोटल 3 शिया मुस्लिम्स इस कमेटी पर जरूर होंगे। आउट ऑफ 7 यहां पर 3 शिया मुस्लिम्स हैं, तो अगर टोटल 23 मेंबर्स हैं उसमें से बेर मिनिमम 3 तो शिया होंगे ही, दूसरे भी हो सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहां पर इन मेंबर्स में कि शिया या सुन्नी हो। बट ये जो 7 मेंबर्स हैं जिनको भारत सरकार नॉमिनेट करती है, इनमें से 3 तो शिया होंगे ही। इन 23 सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है 3 साल का, लेकिन 2 एक्सेप्शन है। पहला, अगर कोई एक्स ऑफिशियो मेंबर है, मान लो कोई सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, अगर उनका ट्रांसफर हो गया किसी और मंत्रालय में, तो फिर वो मेंबर यहां नहीं रहेंगे हज कमेटी पर, उनकी जगह कोई दूसरे को नामित किया जाएगा, तो उनका 3 साल का कार्यकाल होना जरूरी नहीं है। और एक ये है कि कभी कैजुअल वैकेंसी सरकार फुलफिल कर सकती है 5-6 महीने के लिए, साल भर के लिए, तो उनका भी कार्यकाल 3 साल का नहीं होगा। बाकी जितने भी सदस्य हैं सबका 3 साल का कार्यकाल होता है। तो अभी इस साल का जो ये अनाउंसमेंट है आप देख सकते हैं, 15 जून को अनाउंसमेंट किया गया हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा कि हज 1442, ये 1442 क्या है? इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ये वाला जो साल है 1442 चल रहा है, इस साल का जो हज है वो कैंसिल कर दिया गया है, बिकॉज सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस किया है, इंटरनेशनल हज को कैंसिल कर दिया है, इसीलिए भारत से भी हज यात्रियों की एप्लीकेशंस को अभी कैंसिल किया जा रहा है। और सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को हज पर अलाउ कर रही है। कितने लोगों को अलाउ करेगी? 60,000 लोगों को अलाउ किया जाएगा। इनका फुल्ली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, 18 से 65 के बीच में उम्र जरूरी है, इसके ऊपर की उम्र का कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। और ये ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं। तो मान लो कि कोई भारत का नागरिक है, सऊदी अरेबिया में जॉब करने के लिए रहता है, तो वो हज पर जा सकता है, लेकिन उसको भी वहां पर पूरा प्रोसीजर है, जो एप्लीकेशंस हैं वो सब करना पड़ेगा, बट स्टिल ही कैन गो फॉर हज। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सऊदी अरेबिया के सिटीजन ही जा सकते हैं, इवन फॉरेन नेशनल्स जो सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं पिछले कई महीनों से या सालों से, और वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं और 18 से 65 के बीच में उनकी उम्र है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 60,000 से ज्यादा लोग इस बार भी नहीं जाएंगे, पिछली बार तो 10,000 ही था। और कोई भी क्रॉनिक डिजीज नहीं होनी चाहिए, एक ये भी इनकी कंडीशन है। तो ये था पूरा लेक्चर, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। आपको इसका पीडीएफ इन दोनों टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। भारत के बेस्ट एजुकेटर्स से अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शंस हैं, आप इनके फायदे यहां पर देख सकते हैं। आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटोर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, और याद रखिए कि इन सभी कोर्सेज पर आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं। सो यू डोंट हैव टू पे दीज प्राइसेस, आपको ये वाली प्राइस पे करनी होगी अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। अभी एक महा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है जिसके तहत आपको मेंस तक की एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिलेगी अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो मान लो कि अगर आप अभी जून में सब्सक्रिप्शन ले रहे हो 2021 में, तो आपकी वैलिडिटी 2022 जून तक नहीं होगी, बल्कि मेंस जब होगा, मान लो अगर दिसंबर 2022 में मेंस होता है, तो तब तक आपकी कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। इन इफेक्ट आपको 1 साल के प्राइस में 1.5 साल की वैलिडिटी मिल रही है। अगर आप जीएस और ऑप्शनल का कंबाइंड कोर्स लेते हैं तो उस पर आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा, और उस पर भी अगर आप महिपाल कोड यूज कर लेंगे तो और 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये वाली प्राइसेस भी पे नहीं करनी पड़ेंगी, इन पर भी आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं, तो यू शुड गो विथ जीएस प्लस ऑप्शनल कोर्स। और आपको इसमें ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है, और 20 किताबों का एक जीएस का सेट पूरा आपको मिलेगा। सो यू डोंट हैव टू बाय एनी बुक्स, आपको सारे प्रिंटेड नोट्स यहां पर मिलेंगे। और सब्सक्रिप्शन लेते ही आप तुरंत बैच ज्वाइन कर लीजिए, हर हफ्ते नया बैच बनता है। 23 जून को नया बैच बन रहा है, हिंदी, इंग्लिश, बायलिंगुअल सभी के बैचेस बनते हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक स्पेशल बैच बन रहा है जिसमें पर्सनल मेंटरिंग भी होगी, लेकिन इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 3 टेस्ट सीरीज हैं, तीनों ही फ्री हैं। यूज द टेस्ट सीरीज टू इंप्रूव योर स्कोर इन प्रीलिम्स। महिपाल कोड यूज करके आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। हर रविवार को कॉम्बैट होता है, कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए, अपनी रैंक सुधारिए, अपना स्कोर सुधारिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।